हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज हम लोग देखेंगे 12th बोर्ड की तैयारियों में मॉडर्न फिजिक्स को, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस हमेशा दिखाई देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो। नाभिकीय अभिक्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें परमाणु का नाभिक जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। जैसा कि केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रियाएं अभी तक हम लोगों ने देखा, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, वैसे के रिएक्शंस में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग दो रिएक्शन यहां पर देखेंगे। पहला जो देखेंगे वो कहलाता है नाभिकीय विखंडन, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन, और दूसरा जो हमारा है वो है नाभिकीय संलयन, that is called nuclear fusion। दो अलग अलग रिएक्शन को हम लोग यहां पर समझेंगे। उसके बाद जो समझेंगे वो समझेंगे कि न्यूक्लियर जो आपका फ्यूजन है, जो विखंडन है, वो जब अनकंट्रोल होता है और जब उसे कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के विषय में भी हम लोग जानेंगे और रिएक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसे भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग विखंडन को। नाभिकीय विखंडन किसे कहा जाता है? बोला जाता है कि जब कोई बड़ा नाभिक मतलब कोई भारी एलिमेंट जब हम लेते हैं, लाइक दैट यूरेनियम या प्लूटोनियम, उस तरह के जब हम लोग नाभिक लेते हैं और उस नाभिक पर जब हम लोग न्यूट्रॉन से बमबारिंग कराते हैं, तो न्यूट्रॉन के बमबारिंग के कारण न्यूट्रॉन उसके नाभिक पर अटैक करता है, जिस कारण से वो अस्थायी अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होकर वो फिर फाइनली दो लगभग बराबर नाभिक में टूट जाता है और टूटने के साथ साथ वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा या कहो उष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। मतलब क्या कहेंगे कि जब बड़ा कोई नाभिक पर न्यूट्रॉन से हम बमबारी करवाए और उस बमबारी के कारण फाइनली वो नाभिक दो या दो से अधिक दो भागों में टूट जाए और उष्मा उत्पन्न करे, तो वैसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। जैसे कि एग्जांपल से समझो, सबसे पहले जैसे मान लो यूरेनियम 235 हमने यूज किया, इस पर हमने अटैक कराया न्यूट्रॉन से और अटैक कराने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है U-236 में, जो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ? ये फाइनली अब फिर से ब्रेक करेगा और ये जो ब्रेक करता है ये ब्रेक कर जाता है क्रिप्टॉन 92 और बेरिलियम 141 में, और इसके साथ मिलता है 3 न्यूट्रॉन और हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिस टाइप के इस तरह के रिएक्शन को हम लोग करते हैं नाभिकीय विखंडन। तो डिफरेंशियल तो क्लियर हो गया, डिफरेंशियल हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। अब इसके विषय में कुछ जान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जैसे इसका आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया था ऑटो वन और स्ट्रैसमैन नाम के साइंटिस्ट ने, जो जर्मनी के थे, जो 1939 में इसका आविष्कार किए थे। आविष्कार के साथ साथ यहाँ पे दो तरह के आपको यूरेनियम के समस्थानिक मिलेंगे, दो तरह के, एक मिलेगा 238 और दूसरा मिलेगा U-235, क्योंकि समस्थानिक है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। यूरेनियम का दो समस्थानिक अवेलेबल है आपके पास। ध्यान से समझो, ये जो है ये लगभग नेचर में 92% है, 92.3%, और ये जो है ये केवल 0.7% अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि ज्यादा उपलब्धता 238 की है, तो हम कह सकते हैं कि 238 पर अटैक कराना शुरू किया जाए, जिससे कि ज्यादा चूंकि आपके पास उपलब्ध है, इसलिए आपका रिएक्शन अच्छा होगा। पर प्रॉब्लम कहां पे आता है कि इस पर अटैक कराने के लिए आपको हाई स्पीड में, वेरी हाई स्पीड में न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी।
यानी कि इस पर जो बमबारिंग न्यूट्रॉन करेगा उसका स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्पीड मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिजल्ट क्या होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कहा जाता है लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब U38 पर अटैक करेगा तब जाके ये नाभिकीय विखंडन को दिखाना शुरू करेगा। जबकि 235 के केस में क्या होता है, ये स्लो न्यूट्रॉन से भी विखंडन को शो करना शुरू कर देती है। मतलब इसके लिए आपको हाई स्पीड न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो U235 जो है ये ज्यादा आपका यूज होता है। तो मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि 238 और 235 में मान लो बोला जाए कि कौन सा एलिमेंट होगा जो ज्यादा विखंडन को शो करेगा या इजी वे में विखंडन को दर्शा सकता है, तो वो ऑब्वियसली यूरेनियम का 235 वाला होगा समस्थानिक। ठीक है, ये हो गया आपको एक चीज। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन को। फिर से इसके रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्शन जो फाइनली हमारा होता है वो होता है कि हमने यूरेनियम का 235 यूरेनियम लिया, 92 उसका एटॉमिक नंबर, इस पर अटैक कौन कर रहा है, एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1 हो गया और चार्ज जो उसका नंबर है वो हो गया 0। ये जब अटैक करेगा ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम, 235 प्लस 1 कर दो तो 236, ये बन गया इसका एक समस्थानिक जो होता है अनस्टेबल, अस्थायी। ये होता है अस्थायी। अस्थायी बोलने का मतलब भी है कि फाइनली ये अब ब्रेक होगा दो अलग पार्ट में। ये ब्रेक जो होता है ये ब्रेक होता है 92 क्रिप्टॉन और बेरिलियम 141 में। ध्यान देना यहाँ पे बेरिलियम और क्रिप्टॉन में ये कन्वर्ट जो हो रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर भी लीजिए 36 होता है, इसका 56 होता है। अब ध्यान से देखो हो क्या कह रहा है। अगर दोनों साइड हम बैलेंसिंग कंडीशन को देखना चाहें तो यहाँ पे मास नंबर कितना यूज हुआ, 235 प्लस 1, यानी कि मास नंबर की बात करें तो यहाँ टोटल है 236, और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो हो गया 92 केवल इसमें है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई एटॉमिक नंबर है नहीं, चार्ज है नहीं वहां पर। अब फाइनली यहाँ पे देखो तो मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर आपका कितना यूज हुआ 92 प्लस 141, ये जोड़ दो तो तुमको मिलेगा 233। इतना मास नंबर मिला है। 3 मास नंबर मेरा मिसिंग है, तो 3 मास नंबर जो मिसिंग होता है वो होता है 3 न्यूट्रॉन में। तो 3 न्यूट्रॉन जैसे यहाँ पर हम लेंगे तो 3 मास और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 236। यहाँ मास नंबर और यहाँ ना मास नंबर आपका बैलेंस हो गया। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर कितना होगा 36 प्लस 56, जोड़ दो 6 6 12 5 3 8 9 92, ये और ये दोनों बैलेंस हो गया। इस कंडीशन में क्या देखिए एटॉमिक रिएक्शन को जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो हम लोग उसको बैलेंस कैसे करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन में हम लोग को आता था क्वेश्चन कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग वहां पर उसके हाइड्रोजन को इक्वल करते थे, ऑक्सीजन को इक्वल करते थे, जितना हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट में उतना ही हमको रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जो बैलेंस करते हैं वो बैलेंस करते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर से, कि कितना मास नंबर इस तरफ यूज हुआ और कितना मास नंबर में इस तरफ मिला। अब दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, ये बैलेंस हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो ये हुआ रिएक्शन कि ये आपका नाभिकीय विखंडन का रिएक्शन अगर लिखना पड़े एग्जामिनेशन में तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं इस पर कि इसके साथ 3 न्यूट्रॉन के साथ यहां पर हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है, बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा यहां पर प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन आता है ये ऊर्जा आई कहां से, तो क्वेश्चन का जवाब आप याद करना हमेशा, ये ऊर्जा आती है एनर्जी के फॉर्मूले mc² से, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या रिलेशनशिप है। तो क्या सबसे पहला हमें यहाँ पर जो m है वो डेल m, कि जितना आपका चेंज मास में कितना आपका चेंज आया, कि आपका मास कितना बदला, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करना शुरू करें, ये एटॉमिक नंबर आपका बड़ी मास नंबर दिया हुआ था, इसको कन्वर्ट करो अपने AMU में, तो AMU में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या कि कहीं ना कहीं मास का लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं पर मास का लॉस हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ऊर्जा का, ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जब हम लोग रिएक्शन के पहले बिफोर रिएक्शन
मेरा मास कितना था और आफ्टर रिएक्शन मेरा मास कितना था। हम बस केवल मास का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि कितना मास में चेंज आया। जैसे कि U35 का मास अगर ले AU में तो कितना हो जाएगा, ये डाटा हमने लिखा। न्यूट्रॉन का मास कितना होगा वो हमने लिखा, दोनों मास को हमने ऐड कर दिया। ये हमारा आया बिफोर रिएक्शन इतना मास इन्वॉल्व हुआ था रिएक्शन में। फिर आफ्टर रिएक्शन हमने मास कैलकुलेट किया बेरिलियम का, क्रिप्टॉन का और 3 न्यूट्रॉन का, ये आया हमारा इतना। तो हमने दोनों मास को निकाल लिया बिफोर और आफ्टर, और दोनों मास का चेंज निकाला डेल एम कि चेंज कितना आया मास में। हमने इसमें इसको केवल माइनस कर दिया, वो आ गया मेरा 0.215 ALU, ये निकल गया मेरा यूनिट में। अब हम लगाए फॉर्मूला एनर्जी का, E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट किए तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 200 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। यानी कि इतना मास, इतने मतलब एक नाभिक के रिएक्शन से, एक नाभिक पे विखंडन अभिक्रिया से हमें 200 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट प्राप्त हुआ। ऐसे समझ लो इसको, इस एनर्जी को समझना हो तो जैसे मान लो कि 1 ग्राम यूरेनियम हम 235 यूज करते हैं, 1 ग्राम यूरेनियम में लगभग कह सकते हो 10 पर पावर 19 न्यूक्लियस मौजूद रहता है। यानी 10 पर पावर 19 न्यूक्लियस मौजूद है 1 ग्राम में। अब 10 पावर 19 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इसको तो ये जो हो जाएगा हमारा 200 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 19, इसको अगर हम जूल में लाएं ये 10 पावर 8 जूल के बराबर है। इट मीन समझो कि 1 ग्राम यूरेनियम से आप इतना अमाउंट 10 पावर 8 जूल मात्रा आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। तो इसको ऐसे समझ लो, अगर कोयले के लिए कंपेयर करें तो 31,000 क्विंटल कोयला अगर हम यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कोयला, और 1 केजी हम यूरेनियम यूज करते हैं, ये दोनों का जो उष्मा प्रोड्यूस होगा, इसको जलाएंगे कोयला को उसमें और 1 केजी यूरेनियम के रिएक्शन से, तो वो उष्मा बराबर होगी। सो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा उष्मा प्राप्त होती है। सो न्यूक्लियर रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी। अगर एनर्जी के सोर्स के रूप में सोचें तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो प्राप्त एनर्जी होगी वो ज्यादा होती है और वो ज्यादा बेनिफिशियल और कम से कम साधनों में वो हमें प्राप्त हो सकती है। अब आते हैं इसी में एक और पार्ट, विखंडन में चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या हुआ ध्यान समझो, इसको कहा जाता है हिंदी में श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया क्या हुआ, जैसा कि हमने देखा अपने रिएक्शन में, जब हमने U का रिएक्शन करवाया न्यूट्रॉन के साथ, एक न्यूट्रॉन के साथ 235 का, ये ब्रेक हुआ था क्रिप्टॉन में और मिला था हमें बेरिलियम और मिला था 3 न्यूट्रॉन और प्लस मिला था एनर्जी। इस रिएक्शन को तो याद ही रख लो अच्छा से, क्योंकि ये आपको लगातार मिलता रहेगा। ध्यान समझना, ये आपको लगातार मिलता रहेगा। इस रिएक्शन में कहीं कोई इफ बट नहीं है। 36 और 56, सॉरी 96 लिखा है, 56, तो ये आपको मिलता रहेगा हमेशा। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या था, यहाँ पे जब 1 न्यूट्रॉन से हमने बम्बार्डिंग कराया तो रिजल्ट में हमें मिला 3 न्यूट्रॉन। जो 3 न्यूट्रॉन मिल गया, वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, फिर से यूरेनियम के नाभिक को खोजेगा और उस नाभिक को खोजकर उस पर वो बम्बार्डिंग करेगा, फिर 3 जगह विखंडन होगा। मींस क्या होगा, ऐसे समझो कि ये है यूरेनियम का एक नाभिक, इस पर हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करवाया, रिजल्ट हुआ कि ये 3 न्यूट्रॉन दिया। 3 न्यूट्रॉन हम देख रहे थे, 3 न्यूट्रॉन इसमें रिजल्ट मिला और साथ में मिला क्रिप्टॉन और साथ में मिला बेरिलियम, ये मिला हमारा प्रोडक्ट। रिजल्ट में उष्मा भी है। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो है ये फिर से 3 यूरेनियम के नाभिक पर रिएक्ट अटैक करेंगे। ये करेंगे 3 यूरेनियम के नाभिक पर फिर से अटैक करेंगे। रिजल्ट क्या होगा, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होगा। अब फिर ये तीनों न्यूट्रॉन जो होंगे, ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के एक एक नाभिक पर ये अटैक करेंगे। फिर से रिजल्ट क्या होगा कि फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन, सेम प्रोसेस यहां भी होगा, सेम प्रोसेस यहां भी होगा, यहां भी 3 न्यूट्रॉन, यहां भी 3 न्यूट्रॉन, यहां भी 3 न्यूट्रॉन। इस तरीके से ये बन गया एक चेन रिएक्शन। फिर यहां ये अपना एक न्यूक्लियस खोजेगा यूरेनियम का। हो क्या रहा है,
जो न्यूट्रॉन वहां से निकल रहा है वो न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के नाभिक को खोज रहा है, यानी कि जब तक यूरेनियम का नाभिक मौजूद रहेगा तब तक ये रिएक्शन होता ही रहेगा और ये एक चेन की तरफ बढ़ते जा रहा है। पहले पार्ट में 3, फिर यहां से हो गए 9, फिर हो गए 27, फिर हो जाएंगे 81 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये बड़ा रिएक्शन बनता चला जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। ये चेन में बढ़ता जा रहा है। जो परमाणु बम का कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट पर है कि अगर मान लो कि हम यूज कर लिए यूरेनियम को यूज कर लिए, उस पर बम्बार्डिंग करवा दिया न्यूट्रॉन से, तो रिजल्ट क्या हुआ कि हर एक यूरेनियम का नाभिक 3 न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है और वो 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 यूरेनियम के नाभिक को खोजा, फिर अटैक कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जो आपका एटम बम का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि एटम बम जो है वो कौन से सिद्धांत यानी कौन से रिएक्शन पर आधारित है, तो वो आधारित है नाभिकीय विखंडन के चेन रिएक्शन पर। चेन रिएक्शन के कारण ही ये परमाणु बम का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब आते हैं इसमें कि इस रिएक्शन को अगर हम छोड़ दें होने के लिए तो ये कहलाएगा अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगर इसको छोड़ दें तो ठीक है तुम होते रहो। 1945 में जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा, जिसका रिजल्ट आज 2021 में भी दिखता है कि आज भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो अभी भी अपाहिज ही पैदा होते हैं। सोच लीजिए कि 75 इयर्स बीत चुका है इस बम को ड्रॉप किए हुए, आज तक उस बम का इफेक्ट यहां पर दिख रहा है। सो आप समझ लो कि ये अगर चेन रिएक्शन को हम छोड़ दें अनकंट्रोल्ड वे में तो ये कितना विध्वंसकारी होगा, क्योंकि हर रिएक्शन में आपको हैवी अमाउंट ऑफ उष्मा प्राप्त होगी। दो आपके बम के कॉन्सेप्ट को बताता है कि वहां पे क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, साउंड उत्पन्न होगा और सर्टेन इस तरह के रे निकलेंगे जो आपको अभी तक परेशान कर रहे हैं। तो ये हुआ अनकंट्रोल्ड। इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं मींस क्या हुआ, ये होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित कैसे करेंगे, नियंत्रित करने का दिमाग में लगाओ कॉन्सेप्ट। नियंत्रित क्या करना है इसमें, हम चाहते हैं इस रिएक्शन पर हम कंट्रोल बना, लेकिन ये रिएक्शन को हम अपने तरीके से करवाएं। तो क्या करना होगा, जो 3 न्यूट्रॉन मिल रहा था अगर उसमें से 2 न्यूट्रॉन को हम किसी प्रकार से रोक ले रिएक्शन करने से, अगर 3 में से 2 न्यूट्रॉन को हम रोक ले तो केवल एक ही न्यूट्रॉन होगा जो नाभिक पर अटैक करेगा और बम्बार्डिंग करके प्रोड्यूस करेगा। मींस क्या है, इस 2 को किस प्रकार से रोका जाए। तो ये जो रोकने का जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है कंट्रोल। अगर करना है हमें न्यूक्लियर फिजन को, इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के डिवाइस से हम नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के विषय में बताओ या न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रकार काम करता है ये समझाओ। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये बताओ। तो ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को अगर हमको समझना है तो समझते हैं हम लोग पहले कि क्या क्या होता है इसमें। वैज्ञानिक का नाम अगर आपको याद रखना हो तो वैज्ञानिक फर्मी नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही शिकागो यूनिवर्सिटी में 1942 में न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाना था और उनका काम क्या था उसमें कि किस प्रकार से हम इसको कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करने का कॉन्सेप्ट तो वही है कि हमें किसी न किसी प्रकार से उस न्यूट्रॉन को रोकना है। तो कंपोनेंट क्या क्या होंगे इसके, कंपोनेंट इसमें कौन कौन से अवयव यूज होंगे। तो कंपोनेंट्स आएंगे सबसे पहले फ्यूल, ईंधन के रूप में आप यहां क्या यूज करोगे, तो U-235 यूज करोगे या तो प्लूटोनियम 239 यूज करोगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा इसका, ईंधन क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। उसके बाद अगला जो इसमें चीज है वो है मॉडरेटर। मॉडरेटर जिसको हिंदी में कहा जाता है मंदक, जिसको कहा जाता है मंदक। मंदक का काम क्या है कि न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने शुरू में बोला था कि यूरेनियम पर हाई स्पीड से न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराना है, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को पहले कम कर दो। तो मंदक का काम क्या है, मंदक का काम है न्यूट्रॉन के गति को कम करना। इसका काम क्या है कि न्यूट्रॉन जो यूज हम लोग कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की गति को कम कर देना।
ठीक है, एक तो ये रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि क्या काम करता है। तो मंद का काम क्या रहेगा, न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो कर दो, स्पीड को रोक दो। तो इसके लिए यूज क्या क्या कर सकते हैं, यूज होता है इसमें भारी जल, हैवी वाटर, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें ग्रेफाइट को, या यूज होता है इसमें बोरियम बेरिलियम ऑक्साइड। ध्यान देना, ये तीन आपके पास ऑप्शन है, बेरिलियम ऑक्साइड, तीन लिक्विड कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो भारी जल करेंगे, या तो ग्रेफाइट करेंगे, या तो बेरिलियम ऑक्साइड करेंगे। जिसमें भारी जल को माना जाता है ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट मंदक के रूप में हम लोग यूज करेंगे भारी जल को। उसके बाद आता है 3 नंबर पर शीतलक, कूलेंट। शीतलक क्या है, कूलेंट। जैसा कि हमने देखा इस रिएक्शन में क्या उत्पन्न हुआ, उष्मा। तो उस उष्मा को, जो अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न हो रही है, उसको कैसे हटाओगे वहां से। तो जो उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा को हटाने के लिए, उष्मा को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई। तो उष्मा को हटाने के लिए क्या करता है कि उसके ऊपर से पानी फ्लो करा देता है। तो पानी फ्लो कराने से क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर भाप में कन्वर्ट होगा, उस भाप को जोड़ देगा टरबाइन से, जिससे कि टरबाइन मूव करना शुरू कर जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये यूज होता है उष्मा घटाने के लिए, हम लोग यूज करते हैं पानी, हवा भी यूज कर सकते हो, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यूज किया जाता है। पर्पस क्या होता है, भाप बनाना, भाप बनेगा और टरबाइन को जोड़ दो, इससे टरबाइन को चलाना, जिससे कि आपका विद्युत एनर्जी उत्पन्न होना शुरू हो जाए। यही हुआ आपका कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने का जो तरीका है बस यही है कि बिजली उत्पन्न करने के लिए टरबाइन को मूव कराना है। मूव कराने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं पानी, हवा या CO2 को, जो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को कन्वर्ट करता है वो फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद 4 नंबर पर आता है आपका शील्ड, इसको कहा था परिरक्षक। ये क्या है, शील्ड क्या, परिरक्षक होता है। तो शील्ड क्या है, जैसे आप जान लो कि न्यूक्लियर जब रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, साथ साथ बहुत सारी किरणें, जैसे हमने रेडियो एक्टिविटी में देखा था अल्फा बीटा गामा, उस तरह की बहुत सारी किरणें भी निकलते रहती है। और उस किरणों से जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उससे उन किरणों से उन लोगों को हानि पहुंच सकती है। तो उन किरणों से उन लोगों को बचाना है। तो बचाने के लिए क्या किया जाता है, मोटी मोटी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी जाती है। क्या करने के लिए, तो किरणों से बचने के लिए क्या करेंगे, तो मोटी कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है रिएक्टर के चारों ओर, जिससे कि वो जो रे निकले, जितने भी प्रकार के रे निकले, वो रे आदमियों तक नहीं पहुंच पाए। लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका नियंत्रक। नियंत्रक मतलब क्या होगा, कंट्रोलर। ध्यान समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है नियंत्रक। जैसा कि हमने शुरू में बोला कि कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसे रोको। तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को रोकना है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यूज करते हैं यहां पे हम लोग कैडमियम के छड़ को, कैडमियम के छड़ को। कैडमियम एक ऐसा धातु है जो न्यूट्रॉन को कैच कर लेता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हो क्या रहा है कि रिएक्टर में, मान लो कि ये रिएक्टर है, इसमें हमने कैडमियम के छड़ को डाल दिया। कैडमियम के छड़ को जैसे हमने डाला, तो जितने न्यूट्रॉन वहां पे अवेलेबल होंगे वो सारे न्यूट्रॉन यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे और इसी के पास बैठे रहेंगे। हमें रिएक्शन स्टार्ट करवाना है। हम कैडमियम के छड़ को यहां से बाहर निकाल लिए, जैसे बाहर निकालेंगे न्यूट्रॉन हमारा फिर से फ्री हो गया। अब फ्री हो गया, हमने ईंधन के रूप में यूरेनियम को डाला, रिएक्शन करना शुरू हुआ।
जैसे रिएक्शन हुआ, फिर हमने कैडमियम के छड़ को अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ, जितने न्यूट्रॉन है वो जाके कैडमियम पर फिर से जमा हो गए और रिएक्शन से जो एनर्जी हमें मिला उस एनर्जी का हमने उपयोग किया और रिएक्शन को हमने रोके रखा। फिर जब हमें रिएक्शन करवाना रहेगा फिर कैडमियम की छड़ को बाहर निकाल लेंगे। तो कैडमियम की छड़ को अंदर और बाहर करते हुए हम लोग पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलर या नियंत्रक जो है वो क्या करता है, वो न्यूट्रॉन यानी कह सकते हो कि वो पूरे रिएक्शन को, पूरे रिएक्शन जैसे हम लोग पढ़ते थे कैटलिस्ट, तो यहाँ पे कैटलिस्ट का वो काम कर रहा है। जब तक वो अंदर रहेगा रिएक्शन आपका रुका हुआ रहेगा, जैसे वो वहां से बाहर निकला आपका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर में इस प्रकार से 5 तरह के इसके अवयव हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहिए और इसमें किसका यूज किया जाता है वो बताओ। दूसरा चीज बताओ कि उसका क्या काम है। तो ये था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन में हमने इसको डाला और रिएक्टर में न्यूट्रॉन ऑलवेज मौजूद रहता है, तो न्यूट्रॉन के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब आ जाओ इसके उपयोग पर कि नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया हुआ इसका उपयोग क्या क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन का उपयोग अगर इसको लिखना पड़े, क्योंकि आपको जब पूछा जाएगा तो यूजेज जरूर लिखना। तो यूज जो है पहला यूज, इससे हम लोग बनाते हैं रेडियो आइसोटोप। ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में ध्यान सुनो, कैंसर नाम की बीमारी को आप लोग अच्छे जानते हो। कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए इसी के रेडियो एक्टिविटी रे का उपयोग किया जाता है जिससे कैंसर को ठीक किया जाता है। तो रेडियो आइसोटोप को ये बनाता है, यानी किसका उपयोग पहला हम कर सकते हैं मेडिकल साइंस में। तो पहला यूज हो गया रेडियो आइसोटोप, जिसका उपयोग हम लोग कर लिए मेडिकल साइंस में, चिकित्सा जगत में। दूसरा उपयोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग था, हमने क्या देखा, कूलेंट का उपयोग किया था हमने, जिसमें पानी को हमने मूव करवाया था। पानी मूव करा के क्या हुआ था, वो भाप में कन्वर्ट हुआ। भाप का यूज हमने कहां किया, टरबाइन को चलाने के लिए, यानी कि इससे आप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हो। यानी हम न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग का ये डिमांड रहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग करके आप अधिक से अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो। तीसरा उपयोग जो सबसे खतरनाक उपयोग है, खतरनाक उपयोग ये है कि जो प्लूटोनियम 239 था ये भी बनता है इसी रिएक्शन के आधार पर। इसी रिएक्शन में प्लूटोनियम 239 का उत्पादन होता है। जो हमें प्रकृति ने दिया वो तो दिया ही, उसके अलावा हम न्यूक्लियर रिएक्शन के प्लूटोनियम 239 का उत्पादन करते हैं। अब इसका उत्पादन होता क्या है, ध्यान समझो। परमाणु बम जो बनता है उसमें इसी का यूज किया जाता है, प्लूटोनियम का। यूरेनियम का यूज करके परमाणु बम नहीं बनता है, परमाणु बम बनता है प्लूटोनियम का यूज से। अब प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है। न्यूक्लियर रिएक्शन से आप प्लूटोनियम को बना सकते हो। तो ये एक प्रोडक्शन हो रहा है, जिस कारण से जो सुनते हैं हम लोग कि किसी देश पर अगर कोई प्रतिबंध लगता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर रहा है, तो उसमें प्रतिबंध क्यों लग रहा है? हमको लग रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है और कम से कम में हम अधिक से अधिक एनर्जी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बाय प्रोडक्ट में ये भी मिलता है और इसका उपयोग होता है वेपन्स को बनाने में, बम को बनाने में, जिस कारण से ही न्यूक्लियर एनर्जी पर या न्यूक्लियर रिएक्शन पर जो कंट्री काम करती है, बाकी देश उस पर अपनी नजर बनाए रखते हैं कि कहीं वो इसका बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम तो नहीं बना रहा है, जो रिएक्शन एनर्जी के लिए किया जा रहा था वो एनर्जी के लिए ना करके वो बम बनाने के लिए प्रयोग हो सकता है। सो प्लूटोनियम का उत्पादन यहां से होता है जिसका प्रयोग किया जाता है परमाणु बम में। तो ये आपका था नाभिकीय विखंडन, कंप्लीट रिएक्शन विथ चेन रिएक्शन को भी समझा हमने, रिएक्टर को भी समझा। हो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे या आने की संभावना है विथ कॉन्सेप्ट कि उसको लिखना कैसे है, समझना क्या है और उसके न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज यहाँ पर डील किए जा रहे हैं। थैंक यू।